हेलो फ्रेंड्स, अपना नया डाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाउट लेक्चर नंबर 9। सबसे पहले विदुषी के डाउट्स लेते हैं क्लास 10 से। मैथ्स के 4 डाउट भेजे उन्होंने। चलिए पहला आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपी नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपी 50 एंड रुपी 100 शी रिसीव्ड। आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले चेक करो कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है कि 50 रुपए के कुल कितने नोट उसके पास आए और 100 रुपए कितने नोट आए। तो लिखेंगे सबसे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी एक्स। ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स लिखिएगा इज इक्वल टू वाई। अब कुल मिलाकर कितने नोट उसके पास आए। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखा ना, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपए के नोट, और कुल मिलाकर नोट है कितने। कुल मिलाकर नोट है आपके पास 25। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। मतलब 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल मिलाकर नोट है आपके पास 25। और इसके पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन इन 50 रुपए नोट की कुल वैल्यू और 100 रुपए नोट की कुल वैल्यू मिलाकर कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 2000 रुपीज। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 50 रुपए की कुल वैल्यू कितनी, 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपए नोट की कुल वैल्यू 100 इंटू वाई, और ये कुल मिलाकर कितनी वैल्यू है, ये है 2000 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों तैयार है। ये हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। एक ही क्वेश्चन यहाँ है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट सेम कर लेता हूँ। इस पूरी क्वेश्चन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसके नीचे लिख देता हूँ। तो देखो 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। चलिए y रिड्यूस करते हैं। तो y का साइन चेंज करेंगे तो यहाँ फिर सबका करना पड़ेगा। ये तो एलिमिनेशन मेथड है, पहले भी बहुत बार लगा चुके हैं। ठीक है, ये कितना आ गया, माइनस का 50x, और ये कितना आ गया, माइनस का 500। माइनस से माइनस भी चला गया, 500 अपॉन 50, जीरो से जीरो गया, और 5 टाइम्स 50। तो कुल मिलाकर 10 नोट आए। कौन से वाले, 50 रुपए के कुल मिलाकर कितने नोट हैं, 10 नोट हैं। लेकिन x प्लस वाई 25 है, तो जरा x की वैल्यू को यहाँ डाल दो तो y वाले नोट निकल आएंगे। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो y कितना हो गया, 25 माइनस 10, और ये कितना आ गया 15। मतलब 100 रुपए के कुल कितने नोट हैं, उसके पास है 15 नोट। तो आंसर हमारा आ गया। एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब यश को टोटल 40 नंबर मिलते हैं। किस तरह से, कि जितने क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए उसके 3 नंबर मिल गए, लेकिन जितने क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट कर दिए उसका -1 भी कट गया। तो टोटल नंबर जितने मिले माइनस जितने उसके कट गए, वो कुल मिला के कितने बैठे उसके पास, 40। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, लेकिन अगर सही आंसर के 4 नंबर मिलते और गलत के 2 नंबर कटते, तो उसका टोटल हो जाता 50 मार्क्स का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स वर देयर इन द टेस्ट। तो देखो जरा ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड क्या करेक्ट। पहले मैंने लेट लिए वो सारे क्वेश्चन जो उसने सही अटेम्प्ट किए, तो मैंने मान लिए कि कुल मिलाकर उसने x क्वेश्चन सही किए। एंड फिर वही लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड कैसे गलत, उन्हें मैंने मान लिया y। कि अगर वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं उसे x मान रहा हूं, और अगर वो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो उसे y मान रहा हूं। तो देखो पहली क्वेश्चन कैसे बनेगी कि अगर वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो 3 नंबर मिलेंगे, तो कितना होगा फिर 3x। अगर गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा, ऑब्वियसली बात है 1y। और कुल मिलाकर फिर भी उसे 40 नंबर मिल गए। मतलब जितने नंबर उसे मिले, अगर माइनस कर दूं कि जितने नंबर उसके कट गए, तो कुल मिलाकर उसे अब भी 40 मार्क्स मिले। ये आ गई पहली क्वेश्चन। फिर समझ लो, सही अटेम्प्टेड क्वेश्चन को मैंने x माना है और गलत अटेम्प्टेड क्वेश्चन को y माना है। तो कुल मार्क्स जो मिल रहे हैं सही क्वेश्चनों पर वो 3 है। तो x टोटल उसने सही अटेम्प्ट किए तो 3 नंबर के हिसाब से 3x हो गया। y उसने गलत अटेम्प्ट किए तो 1 नंबर के हिसाब से कट रहा है ना 1 नंबर, तो 1 इंटू वाई हो गया। तो कुल मिलाकर जितने नंबर मिले माइनस जितने कट गए गलत करने के, अब भी उसे कितना टोटल मिला 40। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर सही क्वेश्चन करने के 4 नंबर मिले,
लेकिन गलत करने के 2 कट जाएं तो उसका टोटल बैठेगा 50। तो इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं? सही करने के 4 नंबर, तो ये लीजिए 4x आ गया, माइनस कर दूं गलत करने वाले 2y, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं, y उसने अटेम्प्ट किए तो 2y कट गए, तो जितने मार्क्स मिले माइनस जितने कट गए, कुल कितने हो गए 50। बस अब करना क्या है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके y का कोफिशिएंट सेम कर लेता हूँ। लो कितना आ गया 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 80, इसको एज इट इज लिखते हैं 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50। साइन सेम है तो साइन डिफरेंट करने पड़ेंगे, एक का किया तो सबके करने पड़ेंगे, ये लीजिए कट गया, तो 6x माइनस 4x इज 2x और 80 माइनस 50 इज 30, तो x कितना आ गया 30 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 15। मतलब उसने कुल मिलाकर 15 क्वेश्चनों को सही अटेम्प्ट किया। अब y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक ही क्वेश्चन वैल्यू डाल दो, चलो इसमें डाल देते हैं, so 3x minus y is equal to 40, डालो x के लिए 15, तो 15 3 जा 45 minus y is equal to 40, तो 45 minus 40 is equal to y, और y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर उसने 5 क्वेश्चनों को गलत अटेम्प्ट किया और 15 क्वेश्चनों को सही अटेम्प्ट किया। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास जो फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो बताइए कुल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में। भाई 15 क्वेश्चन सही किए, 5 क्वेश्चन गलत, तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन है टेस्ट में, जिसमें से 15 उसने सही किए और 5 उसने गलत किए, तो हमारा फाइनल आंसर है 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एरियाज के ऊपर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। फिर कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जिस चीज को फाइंड करा जाता है उसे ही लेट माना जाता है, तो लेट क्योंकि डायमेंशन मानना है, तो डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड द ब्रेड्थ, तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, क्योंकि यूनिट्स नहीं दिए कोई तो यूनिट ही वर्ड लिख देंगे, मीटर सेंटीमीटर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। जैसे ही लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी y यूनिट्स, तो ऐसा कोई रेक्टेंगल जिसकी लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, तो ऐसे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा फिर xy यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, इस बात को बाद में पढ़ेंगे, पहले डायमेंशंस को देखते हैं कितनी बड़ी है या घटी है। कह रहा है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ओके, तो कैसे लिखेंगे देखो, न्यू लेंथ, तो लेंथ को 5 यूनिट्स घटाया गया है तो x माइनस 5। अब न्यू ब्रेड्थ चेक करते हैं, ब्रेड्थ के लिए लिखा है इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स y प्लस 3। तो अगर आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ पता है तो फिर उसका भाई एरिया भी निकाल लो, क्योंकि न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा न्यू एरिया। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ और यूनिट स्क्वायर लगा दीजिए। और इस एरिया के लिए क्या कह रहा है, अब ये पहली लाइन की बात है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9, तो हमेशा ध्यान रखना ये रेक्टेंगल का एरिया 9 रिड्यूस हो गया है, किससे, हमेशा ओरिजिनल वाले से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या करेंगे, ये जो नया एरिया है ये रिड्यूस हो गया है, कितना 9 रिड्यूस हो गया है, किससे, ओरिजिनल वाले से। यही इस क्वेश्चन का पैटर्न है कि जो नया एरिया आएगा वो घटा हो या बड़ा हो कुछ भी हो सकता है, हमेशा ओरिजिनल वाला लिख के ही रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, कितना आ गया 3x माइनस 5 माइनस 5 प्लस 15, और इक्वेशन फाइनल बनी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन दोनों में बना के दूंगा आपको और सॉल्व आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको इक्वेशन दोनों परफेक्टली बना दूंगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, फिर से न्यू लेंथ, इस बार लेंथ को 3 बढ़ा दिया तो x प्लस 3 यूनिट्स हो गया, एंड द ब्रेड्थ बाय 2, मतलब ब्रेड्थ को भी बढ़ाया ही है, ये हो गया y प्लस 2। तो मुझे लेंथ पता है ब्रेड्थ पता है, तो एरिया कितना हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ और यहाँ लिख दो यूनिट स्क्वायर। और इस न्यू एरिया के बारे में क्या कह रहा है, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67, तो पक्की बात है ये जो नया एरिया है
ये बढ़ गया है 67। किससे? हमेशा ओरिजिनल वाले से ही कंपेयर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। बस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 उधर चला गया माइनस में, ये आ गया 61। एक इक्वेशन ले रही पहली, दूसरी ये रही, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन लाकर x और y का वैल्यू आ जाएगा। x हो जाएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और y हो जाएगा ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन के टफ क्वेश्चनों में से एक है, तो ध्यान से देखेंगे। 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and that by one man alone. मतलब इस तरह की क्वेश्चन जिसमें टाइम और वर्क दिया होता है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। चलो देखो जरा, सबसे पहले उसी चीज को लेट करो जो आपसे मांगी गई है, तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ डेज taken by women to finish the work is equal to x days. ऐसे ही let number of days taken by men to finish the work is equal to 5 days. अब इस क्वेश्चन का लॉजिक देख लो। इस क्वेश्चन में ये जो मैं लॉजिक बताने वाला हूं, ये ही लगना है और हर जगह अप्लाई होना है। जब भी टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन आएगा, हमें हमेशा निकालना होता है यहाँ पर वन डे वर्क। जी हाँ, ध्यान रखना, कुछ भी दिया हो क्वेश्चन में, आपको वन डे वर्क चाहिए। किसका? सबसे पहले विमेन का, तो वो होता क्या है? वो होता है 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। ऐसे ही मैन का, तो कितना हो गया? 1/y पार्ट ऑफ द वर्क। इसका जो फॉर्मूला होता है वन डे वर्क निकालने का, वो होता है कंप्लीट वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब कंप्लीट वर्क का मतलब क्या हुआ? 100% वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब व्हाट इज 100%? 100% को 1 भी लिख सकते हैं आप, इसलिए आ गया 1/x। तो ध्यान रखना, वन डे वर्क निकालने का फॉर्मूला है कंप्लीट वर्क टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क मतलब भाई काम तो पूरा करना पड़ेगा ना 100%, यही तो लिखा है। यही तो लिखा है कि नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू फिनिश द वर्क, तो मतलब पूरा काम तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 100% काम हो जाएगा। और 100% क्या कहते हैं? 1 बोलते हैं हम। तो लिखा मैंने 1/x पार्ट और मैन के लिए 1/y पार्ट। ये ध्यान रखना, बस ये स्टेप आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन एकदम आसान है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 विमेन, तो 2 इंटू वन डे वर्क ऑफ विमेन, वो कितना है? 1/x प्लस 5 मेन, तो 5 इंटू वन डे वर्क ऑफ मेन 1/y इज इक्वल टू 4 दिन तो टोटल काम खत्म करने में लग रहे हैं, हम तो वन डे वर्क सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क मतलब 100%, 100% को 1 लिख दिया, तो बन गई पहली क्वेश्चन क्या? 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ऐसे देखो केस 2, 3 women and 6 men, तो 3 women, तो 3 into वन डे वर्क ऑफ women प्लस 6 men, तो 6 into वन डे वर्क ऑफ men, और टोटल कितना समय लग रहा है? 3। लेकिन हम टोटल वर्क थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो वन डे वर्क निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया? 1/3। तो इक्वेशन कितनी हो गई? 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। अब मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपने पहले सॉल्व किया हुआ है, मैं बता देता हूं। लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, जब एलिमिनेशन मेथड करने सिखाया था। तो देखो जरा, इक्वेशन क्या बन गई? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ऐसी वही क्वेश्चन क्या बन गई? देखो 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन जो लगाना है लगाओ, a और b का वैल्यू निकालो, फिर केस 1 केस 2 करो और x और y का वैल्यू निकालो। अगर ये लॉजिक आपको नहीं आता सॉल्व करना, तो वापस जाइए फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर पे, वहां लीनियर इक्वेशन में आपको प्रॉपर्ली सिखाया गया है कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिनिश हुए विदुषी के 4 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट डाउट लीजिए दिनेश के। 3 साइन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब जरा ध्यान से देखना, ये पूरा एक पैराग्राफ है जो आपको याद रखना है। मैं आपको स्टेप्स फिर से समझा देता हूं, देखो क्या कह रहा है। When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, ध्यान से एक एक चीज प्रॉपर्ली बताऊंगा। द मसल्स अटैच टू द रिप कॉन्ट्रैक्ट, ये लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज नहीं डालना है इसके अंदर, अपनी तरह से मत लिखना, बिल्कुल एग्जैक्ट यही लैंग्वेज लिखना। कैसे? When we breathe in, the muscles attached to the rib contract, due to which
द चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स एंड द वॉल्यूम इनसाइड द चेस्ट इंक्रीजेस। मतलब जब आप सांस लेते हो तो मसल अटैच टू द रिप कॉन्ट्रैक्ट, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, सांस अंदर चली जाती है, आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाती है और उसके अंदर पूरा एयर भर जाता है, पूरा वॉल्यूम फिल हो जाता है। Hence the air pressure inside the chest decrease। अब एयर प्रेशर इनसाइड द चेस्ट डिक्रीज क्यों? भैया ऑलरेडी आपके पूरे चेस्ट में हवा भरी हुई है, तो हवा के अंदर जाने का प्रेशर तो है ही नहीं, क्योंकि हवा तो फुल है अंदर। तो वो प्रेशर जिससे हवा अंदर जाए वो रिड्यूस हो गया। आगे कह रहा है द एयर देन एंटर इनटू द एयर सैक कॉल्ड एज द एल्वियोली। अब वो एयर जो चेस्ट में भरी हुई है वो किसके पास जाती है? एल्वियोलीज के पास। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एल्वियोली से कौन घिरा हुआ है? उससे घिरे हुए ब्लड कैपिलरीज। वो ब्लड कैपिलरीज उस एयर को इनटेक कर लेती है एल्वियोली से और किसके पास लेके जाती है? पूरे बॉडी पार्ट के पास लेके जाती है। बॉडी पार्ट उसे यूज करता है और किस में चेंज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और वापस देखो फिर उसे कहां भेजती है? एयर सैक एल्वियोलिस के पास भेजती है। फिर क्या लिखा है? When we breathe out, अब क्योंकि आपको उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, तो जब आप ब्रीथ आउट करोगे द मसल्स अटैच टू द रिप रिलैक्स। पहले क्या था जब इनटेक करते हो? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां वर्ड क्या आ गया? रिलैक्स। द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। अब चेस्ट कैविटी क्या होगा? फिर सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा तो क्या होगा? सारी हवा बाहर निकल जाएगी। एंड अलाउ द CO2 टू गो आउट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही सिकुड़ेगी तो क्या होगा? सारा जो हवा होगा वो निकल के बाहर कर जाएगा। ब्रीदिंग इन को इनहेलेशन बोलते हैं और ब्रीदिंग आउट को एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ही आप सांस लोगे तो मसल अटैच टू द रिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा अंदर चली जाएगी और अंदर एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर अंदर फुल है तो जो एयर को सक करने का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वो एयर फिर जाएगी एल्वियोलिस के पास। एल्वियोलिस घिरी हुई है ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज से होती हुई वो सारी हवा जाएगी पूरे ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट के पास। बॉडी पार्ट उसे यूज करेगा, CO2 में चेंज करेगा और वापस एल्वियोली के पास भेज देगा। एल्वियोली इस बार क्या करेगी? पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, इस बार रिलैक्स होगी। रिलैक्स होने की वजह से चेस्ट कैविटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, सारी हवा जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। अब जो एयर आपने अंदर ली थी अब वही CO2 बाहर चली गई है। ब्रीदिंग इन को इनहेलेशन बोलते हैं, ब्रीदिंग आउट को एक्सहेलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्फाइस्मा। एम्फाइस्मा डिसीज का नाम है। डेफिनेशन याद करनी है और कुछ नहीं करना। द थिनिंग ऑफ द लंग टिश्यू leading to the rupture of the alveoli is called as emphysema। the thinning of the lung tissue मतलब लंग की टिश्यू का पतला होना। thinning मतलब पतला होना। ड्यू टू द रप्चर ऑफ द एल्वियोली मतलब आपकी एल्वियोलीज रप्चर हो गई है, घिस गई हैं, उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, तो उससे होने वाले डिजीज को बोलते हैं एम्फाइस्मा। द थिनिंग ऑफ द लंग टिश्यू लीडिंग टू द रप्चर ऑफ द एल्वियोली इज कॉल्ड एज एम्फाइस्मा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो ध्यान से मैंने इसका फिगर बना दिया, फटाफट से देखते हैं। दो टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स इस तरह से लगी हुई जैसे मैंने आपको बना के दिया अपरेटस। अब जैसे ही मैं यहाँ से हवा ऊपर की तरफ खींचूंगा, ब्रीदिंग करूंगा, तो याद रखना ब्रीदिंग करते समय हवा यहीं से जाएगी, यहां से कुछ नहीं होगा। अपरेटस को बनाया इस तरह से गया है कि ब्रीदिंग करते समय हवा इधर से आएगी। हवा इधर से आई, अब वो हवा में कौन कौन सी गैसेज है हमें नहीं पता, वो हमें लास्ट में पता चलेगा। यहां से हवा आई और वो इस लिक्विड में से जाकर पास हुई। अब ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है आपका लाइम वाटर। अब इस लाइम वाटर से पास होती हुई फिर वो इस पाइप से होती हुई आपके अंदर चली गई। फिर आपने जब एक्सेल किया मतलब ब्रीथ आउट किया तो हवा यहीं से जाएगी, वो हवा इस वाले लाइम वाटर में से गई और वापस बाहर निकल गई। अब क्या पता चला जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो आपने जो हवा सक करी थी वही हवा यहाँ पे गई, जो आपने ब्रीथ आउट की थी वो हवा यहाँ से गई। तो जो सक करी हुई हवा थी जब वो उस लाइम वाटर के सोल्यूशन से पास हुई तो उस लाइम वाटर में उसने कोई चेंज नहीं डाला। लेकिन जब वही एयर को ब्रीथ आउट किया गया और जब वो लाइम वाटर से पास करी तो लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो लाइम वाटर का मिल्की करना ये शो करता है कि छोड़ी हुई गैस में, एक्सेल्ड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, क्योंकि लाइम वाटर की प्रॉपर्टी है कि अगर वो किसी गैस से पास करे और वो मिल्की हो जाए तो पक्की बात वो जो गैस पास करी गई थी वो CO2 थी। गैस पास कब की? जब आपने सांस छोड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नहीं आई, सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड एयर में आई। तो दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है कब? रेस्पिरेशन करते समय। कि सांस लेते सांस छोड़ते समय, सांस लेते समय तो ऑक्सीजन आती है लेकिन सांस छोड़ते समय कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका एक्सपेरिमेंट क्योंकि लाइम वाटर मिल्की हो गया सांस छोड़ने पर, तो दिस शोज दैट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन CO2 इज प्रोड्यूस्ड।
तो ये फिनिश हुए दिनेश के सारे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट दो डाउट भेजे हैं नैतिक ने क्लास 9 से, दो हॉट्स लेवल के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं। इफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उनका सम 90 डिग्री हो, और दो एंगल सप्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब उनका एंगल का सम 180 डिग्री हो। और ध्यान रखना दोनों ही एंगल एडजेसेंट होते हैं, बिल्कुल सटे हुए बाजू वाले। तो ध्यान रखना अगर मैं लिखता हूं कि लेट द, ध्यान से समझिएगा, एंगल बी एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, 90 माइनस एक्स। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि लेट द एंगल बी एक्स, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस एक्स, मतलब हमेशा दूसरे एंगल की बात करते हैं। तो पहला एंगल अगर एक्स लेट लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 90 माइनस एक्स। अगर पहला एंगल एक्स लेट लेते हैं तो उसका सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री माइनस एक्स। ये बात आप याद रख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मांग रहा है या सप्लीमेंट्री एंगल, हमेशा दूसरा एंगल मांग रहा है। तो पहला एंगल लेट करिए, कॉम्प्लीमेंट्री मांग रहा है तो 90 माइनस एक्स कर दीजिए, और अगर सप्लीमेंट्री मांग रहा है तो 180 डिग्री माइनस एक्स कर दीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल, तो पक्की बात है वो मुझसे कॉम्प्लीमेंट्री मांग रहा है, मतलब दूसरा एंगल मांग रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 90 माइनस एक्स हो गया। अगर मेन एंगल एक्स है तो वो कह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कह रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर किसके? सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। जरा ध्यान से देखना, अगर एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। लेकिन इसी एंगल का थ्राइस, थ्राइस ऑफ एंगल, इस एंगल का थ्राइस कितना हुआ? 3x हो गया। और इस थ्राइस वाले एंगल का सप्लीमेंट्री, मतलब फिर से दूसरा एंगल। तो ध्यान रखना अगर एंगल x होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स होता है। इस बार एंगल कितना है? एंगल है 3x, तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 माइनस 3x। समझ में आई बात? समझो, एंगल x तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि सप्लीमेंट्री किसका? इस एंगल के थ्राइस का। तो भैया पहले एंगल निकाला मैंने, वो एंगल कितना है? 3x, और उसका सप्लीमेंट्री मांग रहा है, तो सप्लीमेंट्री में उस एंगल को 180 से माइनस कर दो। सप्लीमेंट्री कितना आ गया? दूसरा एंगल हो गया 180 माइनस 3x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बराबर है सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो उस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो बराबर है उस एंगल के थ्राइस का सप्लीमेंट्री। ये लीजिए बराबर रख दीजिए, बस एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए। तो माइनस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90, और x कितना आ गया? 90 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर तो जो हमने जो एंगल लेट लिया था वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। क्वेश्चन में याद इस बात का रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मांग रहा है या सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों ही सेकंड एंगल होते हैं, और जिसमें आपको पहले लेट करना पड़ता है अपना मेन एंगल। क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी लेवल का है, हॉट्स लेवल का। इफ द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल इज थ्राइस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। देखो फिर से भाई, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सेकंड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री भी सेकंड एंगल, तो कैसे लिखूंगा? लेट द एंगल बी एक्स। तो अगर एंगल एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स, और इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा इसका 180 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल, मतलब इसकी बात कर रहा है 180 माइनस एक्स की, वो क्या है? थ्राइस, थ्राइस किसका? उसके कॉम्प्लीमेंट्री से, मतलब 90 माइनस एक्स से। फिर सॉल्व कर लीजिए, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस का 3x, फिर x एक तरफ कर लीजिए, सारे नंबर एक तरफ कर लीजिए, ये आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 180 इज इक्वल टू 90। x कितना आ गया? x फिर से आ गया आपका 45 डिग्री। देयरफॉर द एंगल इज 45 डिग्री। चलिए संभव के क्लास 10 से दो साइंस के डाउट है। पहला डाउट है उनका कि एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस बताना है। मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है, और आपको इसमें डेफिनेशन याद रखना है और डिफरेंसेस याद रखने हैं। फिर से समझाता हूँ क्या होता है। पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अब इसे करता कौन है और इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, उससे बात करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। कह रहा था रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एरोबिक, बता दिया मैंने आपको, एंड इट इज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। एनारोबिक देखते हैं, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, anaerobic respiration takes place in the body muscles where some
वेयर मोर विगरस फिजिकल एक्सरसाइज टेक्स प्लेस, मतलब जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है वो एनारोबिक होता है, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। बस इस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों इक्वेशन रट्टा मार लीजिए, एज इट इज एग्जाम में पूछी जाएंगी। फिर देखो नीचे डिफरेंसेस देख लेते हैं। एरोबिक में है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो क्लियर हो गया। फिर देखो दूसरा पॉइंट एरोबिक में, अब दूसरा पॉइंट एरोबिक में क्या है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, और वहां क्या लिखा है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ऑब्वियसली बात है, बॉडी क्योंकि एरोबिक करता है तो वो ऑक्सीजन लेके ही सारा काम करेगा, तो कंप्लीट डाइजेशन तो होगा ही होगा। लेकिन हमारा जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं करता, वो सिर्फ उतनी ही एनर्जी यूज करता है जो उसे रिक्वायर्ड हो, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होगा, मतलब ब्रेक डाउन का मतलब है थोड़ी बहुत ही ये एनर्जी को यूज करेगा अपने लिए, ठीक है। एरोबिक में देखिए एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर वेपर। एंड प्रोडक्ट मतलब मेन प्रोडक्ट, हमेशा ध्यान रखना दो प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है एंड प्रोडक्ट जिसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं जिसके लिए रिएक्शन किया जाता है, दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट जो अपने आप बन जाता है जिसके लिए रिएक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता। एरोबिक के केस में जो एंड प्रोडक्ट है वो है CO2 और वाटर। अगर हम बात करें एनारोबिक के, तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट है इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड लैक्टिक एसिड। मतलब ये याद रखना है, सिर्फ आपको लिखना है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके लिए, ठीक। एरोबिक में कह रहा है इट प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एनारोबिक में कह रहा है इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जब ऑक्सीजन को यूज करके लेस अमाउंट बन रहा है एनर्जी का, वहां तो वैसे भी ऑक्सीजन का यूज ही नहीं किया जा रहा, तो वहां पर एनर्जी कैसा बनेगा, वेरी लो। तो बस कंप्लीट हो गया। संभव का सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द नोज। तो देखो म्यूकस क्या चीज है, नाक में, नाक में जो चिपचिपापन है जो नाक के बालों के साथ हमेशा चिपका रहता है उसे म्यूकस बोलते हैं। उस म्यूकस का फंक्शन ये होता है कि अगर कोई भी चीज अब सांस लेते हो नाक के अंदर जाए तो नाक के बालों से वो जो म्यूकस चिपका होता है वो उन चीजों को अपने से चिपका लेता है और सेंसेशन प्रोड्यूस करता है आपकी नाक के अंदर, और आपको स्नीज होता है, मतलब बहुत जोर से छींक आती है और वो सारी की सारी चीज बाहर निकल जाती है। तो फंक्शन ऑफ द म्यूकस is to attract the particles which enter into the nose, and the mucus does not allow these particles to go into the lungs, क्योंकि हो सकता है वो हार्मफुल पार्टिकल्स हो और जाके लंग्स को परेशान करे। तो म्यूकस क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अपने आप से चिपका लेता है क्योंकि चिपचिपा होता है, और जब आप स्नीज करते हो तो वो पार्टिकल एकदम बाहर निकल जाता है। तो फिनिश हुए सक्षम के दोनों डाउट। नेक्स्ट दो डाउट है साइंस से शुभम के, छोटे से ही डाउट है कि व्हाट इज एसी करंट एंड व्हाट इज डीसी करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जबकि डीसी का है डायरेक्ट करंट। जो करंट हमारे घर में आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, और वो याद रखो इस तरह से आता है हमारे घर में। मतलब ये समझो कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है आपको कोई बल्ब बुझता हुआ जलता हुआ, बुझता हुआ जलता हुआ तो नहीं दिखता, ये तो आपको कंटिन्यूअसली लाइट आती दिखती है। तो आप तो कह रहे हो सर कि आ रही है और जा रही है, लेकिन आप मानो कि हर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर एक वेव बनती है, तो जो रिजल्टेंट होता है उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी जाती दिखाई नहीं देती। लेकिन और ये भी कह सकते हैं कि ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि आपको लाइट कंटिन्यूअसली आती दिखाई देती है, लेकिन होता नहीं है, हमेशा लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। तो यही होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आना और जाना। लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना पावरफुल नहीं है जैसे कि डीसी के लिए। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और इसका ग्राफ किस तरह का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब नेगेटिव साइड में कुछ है ही नहीं, ये कंटिन्यूअसली आता है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। ट्रेन को खींचने के लिए या जो बड़ी हाई टेंशन वायर्स होती हैं उसमें जो करंट ट्रांसफर होता है वो डीसी ही होता है। एसी में इतना पावर ही नहीं है कि वो इंजन को या इतनी चीजों को खींच सके, तो वहां आपको डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो घरों में करंट आता है दैट इज कॉल्ड एज एसी करंट, और वो ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है, और उसका स्ट्रेंथ डीसी से काफी कम है। तो फिनिश हुए हमारे सारे डाउट्स।